नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे बेस्ड है, या मास, मोशन एंड फोर्स। डेट मीन्स न्यूटन्स लॉ के अंदर हम तीन चीज़ें जो है वो मेन है हमारी, मास, मोशन एंड फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी है, वो बॉडी जो है वो हमारी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी या गति में ही रहेगी, समान गति से और समान दिशा के अंदर गति करेगी, या रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स या कोई बाहरी बल जो है वो नहीं लगाते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट एज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स या कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट मोशन stay in motion with the same speed and the same direction unless acted upon by an unbalanced force। जैसे हम इस एग्जांपल की बात करें, जैसे एक पत्थर है, ये पत्थर जो है वो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, जब तक जो है वो हम इस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाते हैं और या अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। अब ये दूसरा जो है वो पिक्चर हमारा क्या शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो है वो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, तो पर दोनों दिशा से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों दिशा से अगर हम समान फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये हमारा रेस्ट में है या हमारा गति में नहीं है, और दूसरा जो है वो हम इस पर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तब भी जो है वो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा। अब तीसरे डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही साइड से जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स जो है वो हमारा अनबैलेंस फोर्स हो गया, तो इसके कारण जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा गति करेगा। एन ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन, तो जिस दिशा से जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा के अंदर का डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ का, तो जैसे ये है हमारी बॉल है, तो ये बॉल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में रहेगी जब तक हम इस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। तो यहाँ पर जो है वो अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स, तो ये हमारा जो है अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मूव करेगा और कंटिन्यू मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, जब तक इसको कोई रोकेगा नहीं। अब ये हमारा मूविंग हो गया, तो जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मूव करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नेट है, ये नेट के अंदर जाता है तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स हमारा लगा तो ये बॉल जो है वो रुक जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो अगर गति में है तो गति में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल या अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड takes place in the direction of the straight line along which the force act। इसका मतलब हो गया कि फोर्स जो है वो हमारा मोशन जो है वो हमारा फोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल पर जो है फोर्स डिपेंड करेगा, एक मास पे और दूसरा जो है वो फोर्स पे, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड दूसरा जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स, तो F इक्वल टू हो गया हमारा एम ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है हमारा F इक्वल टू एम ए, एम जो है वो हमारा मास और ए जो है वो हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो इस बॉल पे या इस बॉडी का जो मास हमारा जो है वो m है, तो मास के कारण जो है वो नीचे हमारा फोर्स लग रहा है mg, ऊपर जो है वो हमारा लग रहा है n, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसकी n लग रही है, एक फोर्स जो है वो हमारा F2 लग रहा है, एक जो है हमारा F1 लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा जो है वो हमारा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन के अंदर जो बॉडी हमारी मूव करेगी। तो हमने ले लिया कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2, तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा
उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा मूव करेगा, उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन होगा। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ का, इफ़ अप्लाई मोर फोर्स टू द ऑब्जेक्ट इट एक्सीलरेट एट द हायर स्पीड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो हमारा जितना ज़्यादा जो है वो हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेट करेगी। तो यहाँ पे मास है, ये जो है मास है, ये हमने फोर्स लगाया है तो इस डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेट करेगी। यहाँ पर जो है वो इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाया, मोर फोर्स, देन मास जो है वो हमारा यही सेम मास था तो हमारा मोर एक्सेलरेशन हमें मिलेगा और स्पीड इंक्रीज फास्टर। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन की एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो अगर हम इसका देखें, द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरेक्शन देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है उस पर जो है वो एक पेयर के अंदर फोर्स लगेगा, द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही जो है वो साइज का दूसरे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, पर उसकी दिशा जो है वो डिफरेंट होगी। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों की दिशा जो है वो डिफरेंट होगी, विपरीत होगी। द फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर। जो हमारा फोर्स है वो हमेशा पेयर के अंदर होता है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और रिएक्शन फोर्स पेयर। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक आदमी जो है वो रेफ्रिजरेटर को पुश कर रहा है, तो द मैन पुशेस ऑन द रेफ्रिजरेटर एंड द रेफ्रिजरेटर पुशेस बैक ऑन द मैन। तो ये जो है वो आदमी इस फ्रिज को जो है वो रेफ्रिजरेटर को धकेल रहा है, तो ये अपना फोर्स जो है वो एफ लगा रहा है, तो रेफ्रिजरेटर के कारण जो है इस पर भी जो है वो फोर्स सेम लग रहा है, पर उसकी डायरेक्शन जो है वो विपरीत दिशा में है। वो फोर्स जो है वो उतना ही विपरीत दिशा में है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। दूसरा जो है वो द फोर्सेस पुल्स बैक ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड ऑन द फोर्स। मतलब ये फोर्स जो है वो इसको ग्राउंड से जो है वो इस दिशा में ले जा रहा है और ग्राउंड जो है वो फोर्स को उसके अपोजिट दिशा के अंदर ले जा रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल जो है हमारा गन का एग्जांपल, गन का जो है वो जितना गोली जो है हमारी आगे जाएगी उतना ही जो है वो हमारा फोर्स इक्वल डायरेक्शन के अंदर पीछे लगेगा। ये हमारा ले लिया हमने P और ये हमारा -P। ऐसे ही रॉकेट जो है वो हमारा जैसे जाता है तो रॉकेट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है। बैलून्स, जैसे बैलून जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन उसी के इक्वल जो है वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो एयर जो है वो हमारी नीचे की तरफ आती है। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समरी, न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलते हैं, न्यूटन पहला जो है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। द न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो हमें बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया। डेट मीन्स अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगा, अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो हमारा एक्सप्रेशन दिखाता है F = ma। तो अगर हमारा जो है वो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एक्सेलरेशन होगा। डेट मीन्स मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन एंड मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन। ठीक है, डेट मीन्स एम जो है F जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है ए के, तो जितना ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तो जितना ज़्यादा अगर हम मास लगाएंगे उतना ही कम हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा बोलता है कि ईच फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन का। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्शन और रिएक्शन। द सेकंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू m इंटू वी। P जो है वो हमारा मोमेंटम और m जो है वो हमारा मास, मास जो है वो हम मेज़र करते हैं हम kg में, वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम हो गया kg मीटर पर सेकेंड। F जो है वो हमारा फोर्स, फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स होता है हमारा F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो ए जो है वो हमारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ए को जो है वो हम लिख सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू हो गया हमारा मास अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एम एफ इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। तो इम्पल्स जो है वो हमारा हो गया एफ इक्वल टू, हमें पता है कि एफ इक्वल टू एम ए है, ए को जो है वो हम चेंज इन वेलोसिटी, वी जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टी जो है वो टाइम। तो अगर हम ए की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो फॉर्मूला हो गया एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अगर टी को जो है वो हम इस तरह ले जाएं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम मल्टीप्लाई एम इंटू वी माइनस यू। तो इम्पल्स हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। थैंक यू।